नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2021, ममता बनर्जी ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार से सीतलकुची में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह रैली करने के बाद कूच बिहार रवाना होंगी और उस स्थान का दौरा करेंगी जहां मतदान के दौरान गोलीबारी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आज की घटना के लिए पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर इस घटना के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं इस घटना के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वे गृह मंत्री के आदेश पर काम कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने मांग की है कि अमित शाह को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस घटना के विरोध में रविवार को पूरे राज्य में रैलियां करेगी और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2 से 4 बजे तक काले बैज पहनकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर निर्वाचन आयोग सख्त, गृह मंत्रालय को केंद्रीय बलों की 31 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में बचे 4 चरणों के चुनावों को संपन्न कराने के लिए गृह मंत्रालय से केंद्रीय सशस्त्र बलों की 71 अतिरिक्त कंपनियां भेजने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुरक्षा बलों की इन कंपनियों को तत्काल तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने यह आदेश बंगाल में चुनावी हिंसा की कई घटनाओं के मद्देनजर दिया है। हिंसा की इस घटनाओं में कूच बिहार में हुई झड़प भी शामिल है, जहां केंद्रीय बलों के कर्मियों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि केंद्रीय बलों ने कथित रूप से हमला होने के बाद जवाबी कार्रवाई की। अब तक राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कुल 1000 कंपनियों को तैनात किया गया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त जिले में नेताओं के प्रवेश पर 3 दिन की पाबंदी लगाई गई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त जिले में नेताओं के प्रवेश पर 3 दिन की पाबंदी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने बंगाल के कूच बिहार जिले में हिंसा के दौरान 4 लोगों के मारे जाने के बाद यह कदम उठाया है। चुनाव के दिन हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वो रविवार को हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगी, जबकि तृणमूल ने इस घटना के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले चरण की वोटिंग के लिए साइलेंस पीरियड भी बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। दरअसल कूच बिहार जिले की सीतालकुची विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों पर हमला किया था। चुनाव आयोग का कहना है कि सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें 4 लोग मारे गए। वहीं टीएमसी नेता यशवंत सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी को कूच बिहार जिले में जाने से रोककर चुनाव आयोग ने अपने आप को स्वयं आरोपों में घेर लिया है। ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस दुर्घटनापूर्ण घटना के बाद घटनास्थल का दौरा करें। एक बात निश्चित है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री बोले, महिलाओं और बच्चों को आंदोलन से बाहर भेजे किसान नेता, सरकार बातचीत को तैयार। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और किसान नेताओं से कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ऐसे में वो प्रदर्शन स्थल से महिलाओं और बच्चों को वापस भेज दें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार तो लगातार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेताओं में ही आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उन्होंने कहा कि देश के कई किसान संगठन और अर्थशास्त्री कृषि बिल की तारीफ कर चुके हैं। वो कृषि कानूनों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं।
आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता की है। सरकार आगे भी बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों से कहा है कि वो किसान बिल के किन प्रावधानों से उन्हें दिक्कत है यह बताएं। सरकार उसमें बदलाव करेगी, लेकिन किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बातचीत ही नहीं करती तब तो प्रदर्शन की वजह बनती है, लेकिन सरकार तैयार है तो ये लोग बातचीत क्यों नहीं करते। हालांकि बातचीत कब और कैसे होगी ये किसान संगठनों को तय करना है। सरकार तो हमेशा तैयार है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में मिले 1.45 लाख नए मरीज, 794 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश भर में 1,45,384 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में इस वायरस के कारण 794 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की बेकाबू हो रही रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कई जगह नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कोरोना पर जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 794 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 10 राज्यों में ही 86.78 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 301 मौत हुई है, छत्तीसगढ़ में 91, पंजाब में 56, कर्नाटक में 46, गुजरात में 42, दिल्ली में 49, यूपी में 36, राजस्थान में 32 और तमिलनाडु मध्य प्रदेश में 23 मौतें हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों के हाथ में नकदी दे सरकार, पलायन शुरू होते ही बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के आंकड़ों ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के लौटने की पाबंदियां और सख्तियां भी लौट आई है। इस बीच दोबारा टोटल लॉकडाउन लगने का डर भी सताने लगा है। यही वजह है कि प्रवासी मजदूरों का जो पलायन पिछले साल देखने को मिला था, वैसा ही पलायन की शुरुआत इस साल भी हो चुकी है। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं, साथ ही तंज भी कसा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं। सरकार को वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ साथ ही इनके हाथ में रुपए देने जरूरी हैं। यह न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहतर होगा। हालांकि राहुल गांधी ने अगली ही लाइन में केंद्र सरकार पर तंज भी कसा है। उन्होंने आगे लिखा है कि लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेट्रो, बस, रेस्तरां से लेकर शादी और अंतिम संस्कार तक कोरोना रोकने को दिल्ली में कई पाबंदियां। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अधिकांश सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्तरां, सिनेमाघरों, सार्वजनिक परिवहनों और शादी एवं अंतिम संस्कार जैसे समारोह में लोगों की उपस्थिति की सीमा निर्धारित कर दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि नए नियम रात्रि कर्फ्यू के साथ 30 अप्रैल तक लागू होंगे। प्राधिकरण ने दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं नए आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, सिनेमा हॉल और बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं होंगे। ग्रेड 1 के नीचे के सभी सरकारी कर्मचारी ज्यादातर रोटेशन के आधार पर घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को काम के घंटे कम करने और घर से काम करने के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव बोले सरकार के पास नहीं है कोई तैयारी, कोरोना वैक्सीन की जगह लगा दी जाती है रेबीज का इंजेक्शन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश और देश में लोग बहुत तकलीफ में है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने चारों तरफ से घेर लिया है। लोग परेशान है, पर जिम्मेदार लोग चुनाव प्रचार में बाहर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पूर्व सांसद व नामचीन उद्योगपति श्यामा चरण गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कि हमारे बीच वह नहीं रहे, इसका बेहद दुख है।
कोरोना ने सब तरफ से घेर लिया है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं। सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई है। आंकड़े छुपाकर सरकार वाहवाही करवा रही है। कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज लगा दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल के दफ्तर में उत्पीड़न, 500 कर्मचारियों ने सीईओ सुंदर पिचई को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई को कंपनी के 500 कर्मचारियों ने लेटर लिखकर गूगल ऑफिस में चल रहे उत्पीड़न की शिकायत करते हुए उत्पीड़नकर्ताओं को संरक्षण न देने और वर्कर्स को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने की गुहार लगाई है। दरअसल गूगल में पहले बतौर इंजीनियर काम कर चुकी एमी नेटफिट्स ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे अपने ओपिनियन पीस में आरोप लगाया है कि उन्हें उस शख्स के साथ एक के बाद एक मीटिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें परेशान करता था। एमी के इस ओपिनियन पीस के बाद ही मामले ने तूल पकड़ लिया। एमी ने अपने ओपिनियन पीस में यह भी लिखा है कि मुझे परेशान करने वाला आदमी अभी मेरे पास बैठता है। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि एचआर द्वारा उसके डेस्क को नहीं बदले जाने की बात करते हुए यह कहा गया है कि या तो घर से काम करो या छुट्टियों पर चली जाओ। हालांकि अभी तक इस बारे में गूगल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही इस पूरे मामले में कोई सफाई दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चिराग पासवान को लग सकता है तगड़ा झटका। बीजेपी छोड़ एलजेपी में गए नेताओं की होगी घर वापसी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह के जेडीयू का दामन थाम लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी एलजेपी में सेंध लगाने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा के कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से नाराजगी के कारण पार्टी छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का दामन थाम लिया था। उस समय इसे लेकर भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने नाराजगी जताई थी। वहीं जब विधानसभा चुनाव में एलजेपी जहां एक भी सीट नहीं जीत दर्ज कर सकी, जबकि भाजपा एनडीए में सबसे अधिक सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में भाजपा को छोड़कर एलजेपी में जाने वाले नेताओं ने अब नरमी दिखानी शुरू कर दी है। भाजपा के सूत्र कहते हैं कि पार्टी छोड़कर गए नेताओं के प्रति भाजपा का नेतृत्व भी सख्त नहीं है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि ऐसे नेता एक बार फिर से भाजपा में शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तानाशाह किम जोंग उन ने चेताया, उत्तर कोरिया में 1990 के अकाल जैसे हैं हालात। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पहली बार देश के हालात की तुलना 1990 के अकाल से करते हुए बेहद गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से लड़ने के लिए कठिन मोर्चा छेड़ने का आह्वान किया है। तानाशाह किम जोंग उन ने इससे पहले कहा था कि उसका देश कोरोना वायरस महामारी, अमेरिकी प्रतिबंधों और प्राकृतिक आपदाओं सहित कई कारकों के चलते सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहा है। हालांकि यह पहली बार है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से वर्तमान हालात की तुलना भीषण अकाल से की है, जब लाखों लोग मारे गए थे। उत्तर कोरिया की निगरानी करने वाले समूहों ने फिलहाल बड़े पैमाने पर भूखमरी या मानवीय आपदा के संकेत मिलने की बात नहीं की है, लेकिन किम की टिप्पणी से लगता है कि वर्तमान हालात गंभीर है, जो उसके 9 साल के शासन में सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक मध्य भारत में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। इस क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बारिश और भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले हफ्ते में तापमान में मामूली गिरावट के संकेत हैं। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद बढ़ी है। विभाग का अनुमान है कि हीट वेव के आसार नहीं बन रहे हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में खासकर इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली व आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 21 साल में पहली बार घट गई फ्यूल की खपत। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जाने पेट्रोल डीजल का हाल। जी हां दोस्तों, देश में ईंधन खपत के पिछले वित्त वर्ष के दौरान 9.1% की गिरावट दर्ज की गई। 2 दशक से ज्यादा समय में पहली बार ऐसा हुआ है जब सालाना आधार पर ईंधन की खपत गिरी है। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश पाने के लिए कड़ा लॉकडाउन लगाया गया था। शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 में देश में 21.41 करोड़ टन पेट्रोलियम पदार्थों की खपत हुई। 21 मार्च को खत्म वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19 करोड़ 46 लाख टन की खपत हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोना इस महीने 2364 रुपए चढ़ा, अभी भी सर्वोच्च शिखर से 9808 रुपए है सस्ता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के फैलने की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार के बीच एक बार फिर सोना 50,000 बनने की तैयारी कर रहा है। शादी विवाह के लिए सोना और उससे बने गहने खरीदने वालों के लिए यह बुरी खबर है। सर्राफा बाजारों में इस महीने अब तक 24 कैरेट सोना 2364 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। हालांकि यह भी अपने 7 अगस्त 2020 के ऑल टाइम हाई 56,254 रुपए से 9,808 रुपए सस्ता है। अगर चांदी की बात करें तो सोने की तुलना में इसकी रफ्तार अधिक तेज है। 31 मार्च 2021 के बाद भाव की तुलना में यह 4,068 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट राज्य में 291 किलोमीटर हाईवे के निर्माण से संबंधित है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 291 किलोमीटर की 726 करोड़ रुपए की सड़क विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में घोषित नेशनल हाईवे 572 किलोमीटर के अपग्रेडेशन की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी शामिल है। इसकी लागत 17.72 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा नेशनल हाईवे 86/934 पर सागर छतरपुर में 22.65 करोड़ रुपए की लागत से सड़क मार्ग को मजबूत करने की प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में 19 अप्रैल से सभी वयस्क लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 19 अप्रैल के बाद सभी बालिग नागरिक कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसके साथ ही सभी नागरिकों से कहा है कि वो कोरोना के नए स्ट्रेन से सावधान रहें और जरूरी गाइडलाइंस का पालन करें। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने सभी लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने की शुरुआत के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी, लेकिन अब इसे 19 अप्रैल कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को 19 अप्रैल से कोरोना की वैक्सीन दे सकते हैं। पहले ये तारीख 1 मई की तय की गई थी। हालांकि अब भी 16 साल के किशोर के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के अधिकतर राज्यों ने कह दिया था कि वो कोरोना वैक्सीन के लिए किसी भी नई तारीख के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में 80% से अधिक स्कूल स्टाफ और शिक्षकों को कोरोना की कम से कम एक वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि लोगों को कोरोना के नए स्ट्रेन से सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, डल नाम की झील किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।